जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश यादव अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम सीरीज पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में स्टार्ट किए थे एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान, उसका अगला भाग पढ़ते हुए देखते हैं स्टार के बारे में, तारा। हम लोग आज डिटेल में स्टार के बारे में अध्ययन करेंगे। तारा देखेंगे यह कैसे बनता है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती है कि यह प्रकाश देता है। देखिए, सर्वप्रथम क्या क्वेश्चन हो सकता है किसी चीज़ को जानने के लिए, तारा के बारे में जानने के लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है। पहला, तारा किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं। तो देखिए, तारा किसे कहते हैं, तो तारा बनने के लिए दो विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता, उसमें खुद का प्रकाश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद का प्रकाश होना चाहिए। कोई तारा वो तारा की श्रेणी में तभी रखा जाएगा जब उसमें खुद का प्रकाश होना चाहिए। दूसरा, खुद का हीट होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, क्योंकि जब कोई चीज़ गर्म होगी तभी प्रकाश देती है। ठीक है, जैसे नॉर्मली एक बल्ब है, तो बल्ब क्या होता है, पहले हीट होता है, जब उसे ऑन किया जाता है तो वह हीट होता है और वह हीट फिर प्रकाश के रूप में चेंज होता है। तो उसी तरह जो तारा होता है, तारा में खुद का अपने का हीट होना चाहिए और खुद का प्रकाश होना चाहिए। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं सूर्य, हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सूर्य क्या है? तारा है। सूर्य तारा है। यह हमारे पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। और तारे जो हैं सब सूर्य की अपेक्षा हमारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब ये मत समझ लीजिएगा कि वो तारे जो रातों को छोटे छोटे दिखाई देते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ऐसा बात नहीं है। वह सारे तारे, कुछ तारे जो हैं सूर्य से छोटे भी हैं, कुछ तारे सूर्य से बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा दूरी पर हैं कि उनका प्रकाश बहुत कम मात्रा में आता है, इसलिए वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप लोग तारा समझ गए होंगे। तो एक तरह से तो एग्जाम्पल में हम ले तो दीपक, जो दीपक जलता है, तो कोई कह सकता है कि दीपक भी तो एक तारा है, क्योंकि वो खुद का प्रकाश देता है। और क्या होता है, उसमें हीट भी होता है। आप दीपक पर हाथ ले जाएंगे तो क्या होगा? जल जाएगा आपका हाथ, हीट है तभी ना। तो ऐसा नहीं है, दीपक को जलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तेल डालना पड़ता है। तेल जब तक रहेगा तब तक जलेगा, फिर बुझ जाता है। तो तारा नहीं है। आइए देखते हैं चंद्रमा चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा को कोई कह सकता है कि वो भी तो रात को चमकता हुआ दिखाई देता है, तो तारा हो गया? नहीं, चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है। चंद्रमा जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर जब पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में पड़ती है, तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। और उसमें हीट खुद की नहीं होती है, वह सूर्य के किरणों द्वारा गर्म होता है, इसलिए चंद्रमा क्या हुआ? तारा नहीं हुआ। चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग तारा समझ गए होंगे कि तारा बनने के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तारा बनने के लिए खुद का प्रकाश होना चाहिए और उसमें हीट होना चाहिए। जब हीट होगा तो खुद का प्रकाश होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं तारा बनते कैसे हैं। ठीक है, तारा बनते कैसे हैं। कोई भी तारा बनने से पहले क्या होता है? गैसों का एक बादल होता है। बहुत बड़ी गैसें होती हैं। एक बादल का मतलब समझते हैं, एक स्थान पे इसे रहते हैं गैसें। जैसे बादल बनता है, जलवाष्प की बूंदें होती है, सब मिलकर बादल बनाते हैं। उसी तरह जो गैस होती है, बहुत सारे गैसें वो रहती हैं और उन्हें गैसों का बादल कहा जाता है। ठीक है, जब ये गैसें बहुत दूर दूर होती हैं,
स्टार्टिंग में गैसें क्या होती है, दूर दूर, इसके परमाणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं अणु, और इसलिए जब दूर दूर होगा तो क्या होगा, इनका घनत्व डेंसिटी, घनत्व होता है। देखिए घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। कोई चीज़ उसका कितना द्रव्यमान है और वो कितना स्थान ले रही है, उससे स्थान से डिवाइड कर देंगे उसके द्रव्यमान में, तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी। जैसे में कह सकते हैं आप कि देखिए रुई यूज होता है ना, रुई को देखेंगे तो ज़्यादा जगह लेती है, लेकिन क्या होता है उसका द्रव्यमान वजन एक तरह से कह सकते हैं, वजन तो द्रव्यमान में जी का गुणा करते हैं तब आता है वेट, लेकिन उसका द्रव्यमान क्या होता है, बहुत हल्का होता है और वो स्थान ज़्यादा घेरते हैं, इसलिए उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो स्टार्टिंग में जब तारा बनने से पहले गैसें जो होती हैं वो एक बादल के समान रहती है और वो गैसें बहुत दूर दूर होती है। फिर उनमें क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण ये गैसें आपस में क्या होते हैं, गैसों के अणु पास पास आने लगते हैं, नज़दीक आने लगते हैं। तो धीरे धीरे जब नज़दीक आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, तब वो क्या कहलाता है, वो गैसों का जब बादल उसका अणु जब नज़दीक आ जाते हैं और उनका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी मतलब घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, नीहारिका, इंग्लिश में उसे नेबुला कहते हैं, नीहारिका का रूप ले लेता है। अब इसमें कहेंगे कि घनत्व कैसे बढ़ गया, घनत्व कैसे बढ़ेगा, आप जान लीजिए जब कोई चीज़ें नज़दीक रख देंगे तो घनत्व का मतलब सघन जैसे हो जाएगी, तो वो इसी तरह इसका घनत्व बढ़ जाता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, नीहारिका, गैसों की इस अवस्था को नीहारिका कहते हैं, नेबुला कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब एक गैसें आपस में इतना सघन हो जाती है कि एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रगड़ करने लगते हैं, गैसों के अणु जो होते हैं एक दूसरे पर क्या होने लगते हैं, टकराने लगते हैं। जब टकराते हैं तो क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। जब जानते हैं कहीं पर भी घर्षण उत्पन्न होगा तो हीट उत्पन्न होती है। जैसे में आप एग्जांपल जानने के लिए मान लीजिए कि लोहे की राड है, लोहे की राड को या लोहे के छड़ को जब किसी आरी द्वारा उसके ब्लेड द्वारा, लोहे की छड़ काटने वाली एक ब्लेड आती है, उससे आप लोग काटते हैं तो देखते हैं तो ब्लेड भी गर्म हो जाती है और जहाँ जो पोर्शन काटा जाता है लोहे के छड़ का वो भी गर्म हो जाता है। तो क्या क्यों गर्म हो जाता है, उनमें उनके अणुओं के बीच में, लोहे की राड और ब्लेड के अणुओं के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण हीट उत्पन्न होती है और हीट क्या होता है, गर्म कर देती है। उसी तरह ये अणु क्या होते हैं, गैसों के जब अणु इतना पास हो जाते हैं तो क्या करते हैं, रगड़ करते हैं एक दूसरे पर और हीट उत्पन्न होती है। और जब हीट उत्पन्न होती है तो देखिए जब हीट उत्पन्न हो जाती है इसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है धीरे धीरे रगड़ के माध्यम होता है तो कि 2×10⁷ डिग्री सेल्सियस से 2×10⁸ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद यह टेम्परेचर जब प्राप्त होता है किसके द्वारा, गैसों के आपस में घर्षण होने के कारण 2×10⁷ डिग्री सेल्सियस से 2×10⁸ डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। अब इस टेम्परेचर पे, अब यहाँ से देखिए कहानी शुरू अलग होगी। देखिए इस टेम्परेचर पे जो इस गैस के अणु हैं आपस में क्रिया कर जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन का नाम देते हैं। तो नाभिकीय संलयन का नाम देते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन के 4 अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर हीलियम के 1 अणु बनाते हैं और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा का मतलब जानते हैं आप लोग, मेगा का मतलब 10⁶, बहुत बड़ी संख्या हो गई, 10⁶। तो इतनी 2.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करते हैं, एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। तो ये हीलियम का 1 अणु बनने में
इतना एनर्जी उत्पन्न होता है। तो समझ सकते हैं कि कितना बहुत असंख्य अणु होते हैं, तो वो आपस में क्रिया करते हैं तो कितना टेम्परेचर होगा। इसलिए जब इतना एनर्जी मुक्त होती है एक अणु में, तो सारे अणु जब क्रिया करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है और आग जैसी लग जाती है। तारा का जो बाहरी सतह है वह जलने लगता है और ज्वाला के रूप में जलने लगता है, और जिससे प्रकाश की किरणें निकलती है और वो किरणें हमारे आंखों तक आती है और वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, तब जब वह जलने लगता है तो जब गैसें आपस में क्या होती है, जलने लगती हैं, तो वो उस अवस्था में क्या बन जाता है, वह तारा बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि तारा कैसे बनता है। सर्वप्रथम देखेंगे, एक बार और रिवीजन कर देते हैं। कोई भी तारा बनने से पहले गैसों का बादल होता है। अब और इस समय गैसें क्या होती है, दूर दूर होती हैं, अर्थात इनसे घनत्व बहुत कम होता है। और एक ऐसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होती है, पास आती है। जब पास आती है संकेंद्रित हो जाती है, एक जगह इकट्ठा होने लगती है, और संकेंद्रण बल के कारण भी ये तेजी से इसे गोल गोल घूमने भी लगता है, जिसके कारण इनमें हीट उत्पन्न होता है। हीट उत्पन्न होने पर इनमें जो गैसें हैं वो आपस में क्रिया कर जाती है, अर्थात हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर हीलियम के 1 अणु बनाते हैं और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मुक्त करते हैं। और इस एनर्जी से क्या होता है, गैसों में आग लग जाता है और दहकते हुए हमें गोला की तरह दिखाई देने लगता है, और जो तारा कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब तारा, अब देखिए कोई भी चीज़ है, आपका दीपक ही है, उसमें तेल डाल दिया, जितना मान लीजिए कि 200 ml तेल डाल दिए। अब धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि तेल खत्म हो जाएगा, दीपक बुझने की अवस्था में आ जाती है। उसी तरह इसमें, अब इस तारा में जो ईंधन है, जो गैस है, जलती है डेली, हमेशा कंटिन्यूअस जलती है, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, क्या होगा, धीरे धीरे ईंधन खत्म होने वाला होगा। तो जब ईंधन खत्म होने वाला होता है तो देखिए क्या क्या कंडीशन होता है। जब तारा का 90% ईंधन खत्म हो जाता है, जब 90% ईंधन खत्म हो जाता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है, लाल दानव कहलाती है। ठीक है, वह अवस्था क्या कहलाती है, लाल दानव कहलाती है। इंग्लिश में कहते हैं रेड जाइंट, रेड जाइंट। अब देखिए यहाँ से विरल गैस से लेकर और रेड जाइंट तक इतना जो होता है, इतना क्रियाएं सारे तारों में होती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे की क्रियाएं 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखते हैं वो आगे की क्रिया कैसे 2 भागों में बढ़ती है और कौन कौन से भागों में बढ़ती है। देखिए, पहला है, देखिए ठीक है, देखिए जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम होगा। ठीक है, 1.44 गुना से कम होगा, वह इस रूट से चले जाते हैं, अर्थात लाल दानों के बाद क्या बनते हैं, श्वेत वामन बन जाते हैं। ठीक है, और जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से ज़्यादा होगा, वह क्या बन जाते हैं, अभिनव तारा बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नियम लागू होता है, और कंडीशन क्या है कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से ज़्यादा और कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम है, वो देखते हैं क्या बनते हैं। जब तारे का 90
से ज़्यादा 95% ईंधन खत्म हो जाता है, ठीक है, 95% ईंधन खत्म हो जाता है तो क्या होता है, देखिए 95% जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो वो बहुत हल्का हल्का जलता है, बहुत कम प्रकाश देता है, इसलिए उसका क्या नाम पड़ा है, श्वेत वामन पड़ा है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, श्वेत वामन कहते हैं। दूसरा जीवाश्म तारा भी कहते हैं। जीवाश्म तारा क्यों नाम पड़ा है इसका देखते हैं, क्योंकि इसमें जैसे 5% अभी ईंधन क्या होता है, बचा रहता है। 5% ईंधन बचे रहने का मतलब है, कहते हैं कि इसमें जीव थोड़ा थोड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, जीवाश्म तारा, ठीक है। इसके बाद जब तारे का ईंधन 100% खत्म हो जाता है तब वह क्या बन जाता है, काला वामन। इस कंडीशन में, इस अवस्था में तारा बिल्कुल भी नहीं चमकते हैं, तारे बिल्कुल भी नहीं चमकते हैं। वह एक कचड़े या मलबे की भांति क्या करते हैं, उस अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा होगा वो तारे अभिनव तारा बनेंगे, ठीक है। अब जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना ज़्यादा है वो 90% से ज़्यादा जब ईंधन खत्म होता है तो वह अभिनव तारा बन जाते हैं, ठीक है। और ये अभिनव तारा का ईंधन जब 95% के आसपास खत्म हो जाता है तो ये इस तारा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा विस्फोट होता है, बहुत तेज़ी से एक विस्फोट होता है, इसलिए इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा भी कहते हैं, ठीक है। विस्फोटक तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसका ईंधन 95% खत्म हो जाता है तो इसमें बहुत तेजी से विस्फोट होता है, इसलिए इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे जब ये विस्फोट होता है तो इस 4 प्रकार के तारे बनते हैं, ठीक है। और विस्फोट होने पर ये चारों प्रकार का तारा नहीं बनेगा, कोई एक तारा, मान लीजिए एक अभिनव तारा का विस्फोट हुआ तो उसमें चारों प्रकार के तारा नहीं बनेंगे, न्यूट्रॉन तारा नहीं, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा, क्वेसर तारा, ब्लैक होल, ये चारों नहीं बनेंगे, इसमें से केवल एक ही बनेगा, अर्थात या तो केवल न्यूट्रॉन तारा बने, या केवल पल्सर तारा बने, या केवल क्वेसर तारा बने, या ब्लैक होल बने, ठीक है। तो देखते हैं जब न्यूट्रॉन तारा बनता है, यह न्यूट्रॉन जब ये विस्फोट अभिनव तारा विस्फोट करता है तो केवल यदि न्यूट्रॉन तारा बनते हैं तो ये साइज में बड़े होते हैं, साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और ये हमेशा न्यूट्रॉन की बात ही रहते हैं। न्यूट्रल की बात ही मतलब कि उसी तरह का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता है, यह घूमते रहते हैं धीरे धीरे अंतरिक्ष में। इसके बाद यदि पल्सर तारा बनता है, पल्सर तारा क्या होता है, पल्सर तारा इस न्यूट्रॉन तारा से साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और ये बहुत तेजी से घूमते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं ये, ठीक है, ऐसे बहुत तेजी, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, पल्सर रखा गया है, क्योंकि ये बहुत तीव्र गति से अंतरिक्ष में बहुत तीव्र गति से इसे घूमते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेसर तारा, क्वेसर तारा इससे भी छोटा होता है, पल्सर तारा से भी क्वेसर तारा छोटा होता है, और यह भी बहुत तीव्र गति से घूमता रहता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में कौन से तारे हैं जो सबसे तीव्र गति से घूमते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा पल्सर या रहेगा क्वेसर। पल्सर रहेगा तो पल्सर सही है, क्वेसर रहेगा तो क्वेसर सही है, यदि दोनों दिया है तो बोथ सही है, ठीक है। तो पूछेगा कि अंतरिक्ष में सबसे तीव्र गति से घूमने वाला तारा कौन सा है, तो पल्सर या क्वेसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल की साइज क्वेसर से भी छोटा है, अर्थात इन तारों में सबसे छोटा कौन सा है, ब्लैक होल होता है, ठीक है। इसकी डेंसिटी, इसकी एक खासियत है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी इतना होती है, समझ जाइए कि इसके एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। ये समझिए कितना डेंसिटी है। पृथ्वी पर वैसा कोई पदार्थ ही नहीं है, कोई धातु ही नहीं है जिसकी डेंसिटी इतना
हो सके, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसका नाम क्यों ब्लैक होल पड़ा, क्योंकि इसकी डेंसिटी इतना ज़्यादा है कि सूर्य के प्रकाश को या किसी भी तारे के प्रकाश को अपने से होकर गुजरने ही नहीं देती है। जब गुजरने ही नहीं देती है तो इसलिए यह अंतरिक्ष में बहुत काला सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ब्लैक होल पड़ा, ठीक है। ब्लैक होल, इसको देखिए पृथ्वी को सबसे ज़्यादा खतरा ब्लैक होल से है। जब ये ब्लैक होल किसी भी ग्रह से टकराते हैं तो उनको बहुत नष्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर कोई एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह आते हैं सब, तो उसको मिसाइल से मार के क्या किया जाता है, ऊपर ही अंतरिक्ष में ही खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ब्लैक होल यदि पृथ्वी से टकराएगा तो इसको अंतरिक्ष पे मिसाइल द्वारा भी खत्म नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मिसाइल से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, इसकी है, ब्लैक होल की है, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे में आप एग्जाम्पल की बात जान सकते हैं कि लोहे का हथौड़ा है, हथौड़ा, और मिट्टी के चट्टान पे मारेंगे तो कौन टूटेगा, मिट्टी का चट्टान ही टूटेगी, हथौड़ा पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह यह मिसाइल से खुद ज़्यादा मजबूत है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि ये पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी को पूरा बीचों बीच फाड़ देगा, या जिस पोर्शन में लगेगा उसको पूरा क्षतिग्रस्त कर देगा, फाड़ देगा, और अंदर के जो ज्वालामुखी है, हीट है पृथ्वी के अंदर, सब सतह पर आ जाएंगे और सारे जीव जंतु क्या होंगे, गर्मी की वजह से मर जाएंगे, ठीक है। तो पृथ्वी को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है, इस ब्लैक होल से है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखेंगे कि अब क्वेश्चन पूछता है कि तारों में ईंधन क्या होता है, कौन सा ईंधन होता है। तो तारा में ईंधन क्या होता है, देखिए तारों में ईंधन देखिए तारों में ईंधन 80% हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन होता है, और 20% हीलियम होते हैं, ठीक है। क्या होता है, हीलियम होता है। देखिए तारा जो ये है इसके अंदर वाले भाग पे, इसके अंदर वाले भाग पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, इसके अंदर वाले भाग पे हाइड्रोजन होते हैं, और यही हाइड्रोजन जब क्रिया करके हीलियम बनाते हैं तो ये ऊपरी भाग पे रहते हैं, देखिए इस पे रहते हैं हीलियम 20%, और यही हीलियम में क्या होता है, जलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो तार कौन सा यूज होता है, तो आप क्या ऑप्शन करेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम तारों में ईंधन के रूप में होता है। अब कहेगा कि इन तारों में ईंधन किस अवस्था में होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तारों में ईंधन प्लाज्मा की अवस्था में होती है। ईंधन किस में होता है, प्लाज्मा की अवस्था में होती है, ठीक है। किसमें होती है, प्लाज्मा की अवस्था में होती है। अब आप जानेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, अब आपके माइंड में विचार आएगा कि प्लाज्मा कौन सी अवस्था होती है, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसा होता है। आप लोग या हम सभी को पढ़ाया जाता है 6-7 क्लासों में, क्लास 6 या 7 की नॉर्मली पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की एक और अवस्था होती है, इसको प्लाज्मा का नाम दिया गया, प्लाज्मा अवस्था होती है। प्लाज्मा अवस्था नॉर्मल सी यह न ठोस होती है, न द्रव होती है, न ही गैस होती है, ठीक है। तो प्लाज्मा का एग्जाम्पल आप लोग जानने के लिए जान सकते हैं, नॉर्मली पीच का डामर जो होता है, जो रोड पक्का किए जाते हैं तो उस पर जो पीच फैलाई जाती है तो वो किस अवस्था में होती है, प्लाज्मा अवस्था में होती है, क्योंकि न वो ठोस होती है, न द्रव होती है, न गैस होती है वो, ठीक है। इसके बाद नॉर्मली भाषा में जब किसी आदमी को साधारण जुकाम होता है तो उसका जो कफ बनता है वो बाहर निकलता है, तो वो क्या किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, ठीक है। प्लाज्मा अवस्था में, या आप किसी तालाब के किनारे चले जाएंगे, जो उसकी मिट्टी होती है एकदम पानी के करीब वाली मिट्टी होती है, जिसपे आप पैर रखते ही आपका पैर चला जाता है,
तो क्या होती है, किस अवस्था में होती है, प्लाज्मा अवस्था में होती है। अर्थात कि प्लाज्मा, समझ में आ गया। प्लाज्मा का एग्जांपल आप लोग को बता दिया, आप कल्पना कर सकते हैं प्लाज्मा अर्थात आप सूर्य पर जाकर ऐसा कोई हीट प्रूफ कोई कपड़ा पहन लीजिए जिसको आपको गर्मी न लगे और सूर्य पर चले जाएंगे। सूर्य पर क्या उसकी सतह पर खड़ा हो सकते हैं, नहीं खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि वो सूर्य में जो ईंधन है वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था में। आप उसमें क्या हो जाएंगे, धंस जाएंगे, चले जाएंगे अंदर। ठीक है, तो इसलिए प्लाज्मा अवस्था आप लोग को समझ में आ गया होगा कि तारों का ईंधन किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है उसको देख लेते हैं। देखिए, पूछता है तारा बनने से पहले, तारा बनने से पहले क्या होता है। तो तारा बनने से पहले क्या है, नीहारिका है। तो उत्तर क्या होगा, कोई भी तारा, तारा बनने से पहले क्या होता है, नीहारिका होता है। ठीक है, नीहारिका, इसको इंग्लिश में नेबुला कहते हैं और इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि जब तारे का क्वेश्चन आ जाएगा, जब तारे का ईंधन 90% खत्म हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उस अवस्था क्या कहते हैं। जब 90% ईंधन खत्म हो जाए तो उस अवस्था को लाल दानव, रेड जाइंट कहते हैं। इसका नाम लाल दानव क्यों पड़ा, देखिए लाल दानव जब इसका 90% खत्म हो जाता है तो यह लाल चमकता है, मतलब कम चमकता है लेकिन लाल चमकता है, तो इसलिए यह लाल दानव इसका नाम पड़ा। ठीक है, अब इसमें खासियत क्या, देखिए जब 90% खत्म हो जाएगा तो इसकी साइज, जो साइज है, साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। जब तारे का 90% अर्थात लाल दानों के कंडीशन में जो तारा आता है तो उसकी साइज क्या होती है, बढ़ जाती है। जब साइज बढ़ जाएगी और गैस उतना ही रहेगी तो उसका डेंसिटी क्या होगा, घनत्व, घनत्व भी क्या हो जाता है, घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, घनत्व कम हो जाएगा, डिस्क्रीज हो जाएगा। इसमें यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लाल दानव की अवस्था में तारे का साइज क्या होता है। तो तारे का साइज पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। फिर पूछेगा कि उसका घनत्व क्या होता है, तो घनत्व पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। पूछेगा हीट क्या होता है, तो हीट भी कम हो जाता है। क्यों हीट कम हो जाएगा, क्योंकि उसका 90% ईंधन खत्म हो जाएगा, 10% बचा रहेगा तो वो धीरे धीरे ही जलेगा, अर्थात उसकी हीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछता है कि जब तारे, कौन सा तारा, देखिए आगे एक एग्जांपल देखिए, सूर्य, सूर्य अब बताइए सूर्य श्वेत वामन बनेगा या अभिनव तारा बनेगा। देखिए वीडियो का पुश करके सोचिए कि सूर्य श्वेत वामन बनेगा या अभिनव तारा बनेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सूर्य क्या बनेगा। देखिए श्वेत वामन बनने के लिए क्या कंडीशन है कि सूर्य के साइज का 1.44 गुना से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो छोटा होना चाहिए, तो देखिए सूर्य का साइज क्या होगा, उससे 1.44 गुना से क्या है, छोटा ही है। अर्थात सूर्य का साइज सूर्य के 144% से क्या है, छोटा है। अर्थात 144% 100% की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। तो सूर्य भी इसी क्या होगा, सूर्य क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा, क्योंकि वह अपने के सूर्य अपने के 1.44 गुना से क्या है, कम ही है। ठीक है, तो इसलिए यह श्वेत वामन बनेगा, न कि अभिनव तारा बनेगा। ठीक है, तो यही पूछता है कि श्वेत वामन में ईंधन कितने % खत्म हो जाता है, तो 95%। ठीक है, 95% ईंधन खत्म हो जाता है। इसके बाद पूछता है काला वामन की अवस्था में ईंधन कितने % खत्म हो जाता है, तो 100% ईंधन खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अभिनव तारा कब बनता है, तो अभिनव क्वेश्चन पूछ सकता है अभिनव तारा कब बनता है। तब कहेंगे कि जब सूर्य के तारा, जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान
का 1.44 गुना से ज्यादा होगा तब अभिनव तारा बनेगा। इसको विस्फोटक तारा क्यों कहते हैं? विस्फोटक तारा इसलिए कहते हैं कि जब 95% ईंधन खत्म होता है तब इसमें बहुत तेजी से विस्फोट होता है, इसलिए इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। अब ये 4 भागों में बढ़ जाता है। न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा देखिए यह न्यूट्रल होता है इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन तारा पड़ा। यह पल्सर, पल्सर तारा, पल्सर क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि यह बहुत तीव्र गति से क्या होता है, घूमता है, इसलिए पल्सर। क्वेसर भी तीव्र गति से घूमता है इसलिए इसका नाम क्वेसर पड़ा। ये दोनों एग्जाम में पूछेगा कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा तीव्र गति से कौन तारे घूमते हैं, तो पल्सर और क्वेसर देंगे। अब इसके नाम ब्लैक होल, ब्लैक होल के बारे में हम बताइए हैं कि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। एग्जाम्पल क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछता है कि अंतरिक्ष में किस तारे की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो आप ऑप्शन में क्या देंगे, ब्लैक होल। ठीक है, एक करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा ये जान लीजिए कि कौन वैज्ञानिक था जिसने ये बताया कि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने इसको प्रूव किया, अपने प्रैक्टिकल द्वारा प्रूव किए कि जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम होता है वो श्वेत वामन बनते हैं, और जिसका अधिक होता है या इक्वल होता है वे क्या बनते हैं, विस्फोटक तारा बनते हैं। ठीक है, तो यह कौन दिए थे, यह सीमा कौन दिए थे, इसको चंद्रशेखर दिए थे। ये कौन, भारतीय वैज्ञानिक थे हमारे चंद्रशेखर जी। ठीक है, इसलिए इस सीमा को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा। अब आपको पूछता है एग्जाम में चंद्रशेखर सीमा क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे देगा सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चंद्रशेखर सीमा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर जी ने ही इस फार्मूले को क्या किया था, प्रूव किया था। ठीक है, कि इससे ज्यादा जब रहेगा तो वह विस्फोटक तारा बनेगा, इससे कम रहेगा तो श्वेत वामन तारा बनेगा। अब क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन उठा सकता है, पूछता है कि अंतरिक्ष में कौन तारे हैं जो थोड़ा भी नहीं चमकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा भी नहीं चमकते हैं, कौन कौन सा तारा, तो देखिए एक काला वामन, इसको बताया ना कि थोड़ा भी नहीं चमकता है, दूसरा ब्लैक होल। ये दो तारे अंतरिक्ष में ऐसे तारे हैं जो थोड़ा भी नहीं चमकते हैं। इसके अलावा श्वेत वामन, न्यूट्रल तारा, पल्सर, क्वेसर, ये सब थोड़ा थोड़ा चमकते रहते हैं, लेकिन ब्लैक होल और काला वामन थोड़ा भी नहीं चमकते हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो में जो बातें आप लोग को समझ में न आई हो या जो हमारे तरफ से कमी हो उसको कमेंट में लिखें, आपका कमेंट देखा जाएगा और जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वाचिंग फॉर वीडियो। बाय, जय हिंद।